नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया है। विकास के एनकाउंटर से पहले का वीडियो सामने आया है। आपको वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विकास दुबे कैसे अपनी हनक दिखाता था, कैसे अपने तेवर दिखाता था। ये देखिए आप। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। तो ये वीडियो आपने देखा और इस वीडियो में साफ तौर पर आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे अपनी हनक दिखाता है, किस तरीके से वो ये बताने की कोशिश करता है कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उससे ज्यादा कोई भी मजबूत नहीं है, वो सब पहलवानों को भी धूल चटा सकता है। तो इसी तरीके से विकास दुबे का दबदबा था और इसी तरीके से विकास दुबे रहा करता था, क्योंकि अब तक की जो वीडियो सामने आई हैं उन वीडियोस में इसी तरीके का एटीट्यूड नजर आया है विकास दुबे का। हर एक वीडियो में वो ऐसे दिखाता है मानो जैसे उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही ना। वो ऐसे बिहेव करता है कि उसका न जाने कितना दबदबा है और दबदबा रहा भी था। उसकी जो वीडियो सामने आ रही हैं उन वीडियोस को देखकर तो ऐसा ही कहा जा रहा है। ये नया वीडियो सामने आया है जिसे आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और इस वीडियो के जरिए भी वो अपने तेवर दिखा रहा है, वो अपनी हनक दिखा रहा है। खुलेआम सबको धमकी देता था विकास दुबे और एनकाउंटर के बाद से उसकी जो भी वीडियो सामने आई है उन वीडियोस में विकास दुबे सिर्फ और सिर्फ धमकी देता हुआ, किसी को हड़काता हुआ, किसी को डांटता हुआ, किसी पर दबाव बनाता हुआ ही नजर आया है। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो। और अब बात रामलला विराजमान की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्रस्ट की तरफ से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। तो ये बड़ा अपडेट है। जब सारे प्राथमिक काम पूरे हो जाएंगे तब मंदिर बनेगा। 10 करोड़ परिवार से चंदे के लिए संपर्क भी किया जाएगा। पत्थर से जुड़ा काम सोमपुरा परिवार करेगा, ये अपडेट है। पीएमओ चिंतन करेगा कि भूमि पूजन कब होगा, क्योंकि 3 तारीख भेजी गई है। इस बीच जो जानकारी है वो ये है कि नक्शे में बदलाव किया गया है। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और जो दीवार की ऊंचाई है वो 161 मीटर होगी, जो अभी तक 152 मीटर थी। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। दरअसल नृपेंद्र मिश्रा के साथ बड़े इंजीनियर्स का एक दल अयोध्या में है जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। बता दें, अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पीएम के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। तो जब सारी परिस्थितियां, धन संग्रह और बाकी की ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तब से हम ये मानते हैं कि 3 से साढ़े 3 साल, ये हम अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम बोल रहे हैं। आपने सुना होगा सरकार भी बड़ी कैलकुलेशन करती है और वो गड़बड़ा जाता है, फिजिकल परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हम बहुत अधिक संतुलन करके आपको सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन से शुरू हो जाएगा, धन संग्रह हमारे हाथ में आ जाएगा, तो हम ये काम 3 वर्ष में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। और शिलान्यास को लेकर एबीपी गंगा ने जब राम मंदिर न्यास के सदस्य कामेश्वर चौपाल से बात की तो उन्होंने पूरी तैयारियों का जिक्र करते हुए आखिरी फैसला पीएम मोदी पर छोड़ दिया है। मंदिर निर्माण को लेकर चल रही ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है और करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मंदिर निर्माण के लिए कब भूमि पूजन होगा इसको लेकर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके भूमि पूजन में ज़रूर आएंगे। और आपको बता दें पहले कि इस बैठक में आज 15 में से 12 सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे, कि 3 सदस्य जो थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुटे। आज की बैठक में भूमि पूजन के साथ में मंदिर की भव्यता को लेकर भी चर्चा हुई और
इसके बाद अब सदस्य जो हैं इसके ट्रस्ट के वो बाहर निकल रहे हैं और अब हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं यहाँ पर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कामेश्वर जी, आज की काफ़ी अहम बैठक थी ये ट्रस्ट की, क्या धीरे-धीरे क्या चर्चा हुई आज की बैठक में? आज मूलतः मूल विषय था कि राम मंदिर के निर्माण के कार्य में शीघ्रता लाई जाए और इसीलिए मंदिर शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 तिथियां भेजी गई है। उसमें से उनके सुविधा के अनुसार जो तिथि मिल जाएगी उस दिन मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। कौन सी तिथियां हैं? 3 और 5 अगस्त भेजा गया है। अभी क्या किसी तरफ से आश्वासन मिला है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे इसमें? प्रधानमंत्री जी से पहले भी हम लोगों ने बातचीत की तो उनकी तो स्वीकृति पहले से थी, लेकिन देश और काल का विचार करते हुए सारा मामला आगे बढ़ गया। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन की स्थिति है और काम में विलम्ब हो रहा है, तो उन्होंने काम करेंगे। कोई बड़ा काम नहीं होगा, कुछ बड़े संत रहेंगे, ट्रस्ट के लोग रहेंगे, कुछ ऐसे ही। मंदिर की भव्यता को लेकर क्या बात हुई? मंदिर की जो भव्यता होगी, क्योंकि हर किसी की निगाह है उस पर। हम लोग भी ऐतिहासिक मंदिर है, उसकी भव्यता और दिव्यता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो भव्य भी बनेगा, दिव्य भी बनेगा। जो संकल्पित स्वरूप था उसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं करके उसके 3 के 5 गुंबज कर दिए गए हैं। हाइट जो 148 था वो 61 कर दिया गया है। अलावा हम जाना तो हमने यहाँ पर सुना कामेश्वर चौपाल जी को, जिन्होंने बताया कि उसकी जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसको बढ़ाने पर आज चर्चा हुई है। इसके अलावा 3 और 5 अगस्त ये वो 2 तिथियाँ हैं जो पीएमओ को भेजी गई हैं और पूरा आश्वासन है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे, बस परिस्थितियाँ जो हैं वो अनुकूल रहें, यही एक बात है जिस पर सभी का ध्यान है। बहरहाल आज की जो बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से मंदिर की भव्यता, दिव्यता और उसका कितनी जल्दी भूमि पूजन हो सके इस पर चर्चा रही। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। मंदिर बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर सीएम नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि इसी लापरवाही पर कई जिलों के डीएम और सीएमओ पर गाज भी गिर जाए। असल में कल ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लखनऊ सीएमओ दफ्तर का निरीक्षण किया था, जिसमें लापरवाही पर अवनीश अवस्थी ने कई अधिकारियों को डांट भी लगाई थी। और अब जानकारी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खासे नाराज चल रहे हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जालौन में कोंच के नवीन गल्ला मंडी परिसर में अधिकारियों की दुकानदारों से झड़प हो गई। नायब तहसीलदार संजय कुमार और मंडी सचिव अवैध रूप से दुकान लगाकर व्यापार कर रहे लोगों को जब हटाने पहुंचे तो आरोपी व्यापारियों ने अधिकारियों के साथ वो भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तनातनी होने लगी। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गल्ला मंडी की दुकान नंबर 9 और 10 में अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई के लिए जब पहुंचे तो अवैध कब्जेदारों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई। रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाने लगे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जिसमें इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बरेली में सरेआम बाजार में लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सरेआम हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार का है, जहां बाइक साइड में लगाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। दबंगों की पिटाई से बाइक मालिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी युवकों की भी जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
और अब खबर नोएडा से, जहां थाना क्षेत्र 58 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक टैक्सी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार देखते ही देखते खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक सेक्टर 59 में गाड़ी पार्क करने वो निकला तो स्पार्किंग के कारण आग लग गई। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक गाड़ी किस तरीके से आग का गोला बन गई है ये आप देख सकते हैं। सेक्टर 58 की ये घटना बताई जा रही है। कार का जो मालिक है उसके मुताबिक वो गाड़ी को पार्क करने के लिए लेकर निकला था, लेकिन अचानक से स्पार्किंग हुई और गाड़ी में आग लग गई। तो पार्क कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसके बाद कार की क्या दशा हुई, कार की क्या हालत हुई, वो हम तस्वीरों में आपको दिखा ही रहे हैं। हालांकि सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ गाड़ी में और इसी वजह से गाड़ी में आग लग गई और उसके बाद ऊंची ऊंची लपटें गाड़ी में से उठने लगी आग की। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जानकारी ये मिली कि गाड़ी में स्पार्किंग होने की वजह से ये हादसा हुआ। एक तरफ कोरोना है जो कहर बरपा रहा है, तो वहीं कई जगह लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। झांसी में लॉकडाउन और कोरोना काल के बावजूद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नियमों की धज्जियां हालांकि उस वक्त जरूर उड़ी, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं तस्वीरों को देखकर। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्यों लोग ये भूल गए हैं कि जरूर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कोरोना अभी कहीं नहीं गया है। कोरोना अभी हमारे और आपके बीच में मौजूद है। इससे अगर बचना है तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और इस तरीके से भीड़ नहीं जुटानी होगी। आगरा में लॉकडाउन का किस तरह से पालन हो रहा है, शहर में क्या ताजा हालात हैं लॉकडाउन के, ये आपको दिखाते हैं। वीकेंड लॉकडाउन का आगरा में किस तरीके से पालन कराया जा रहा है ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि सूर सदन चौराहे पर यहां बैरिकेड किया हुआ है। बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के जो जवान हैं वो यहां डिप्लॉय किए गए हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे उनके कागजात देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही उनसे रीज़न भी पूछा जा रहा है कि लोग आखिर क्यों आ जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, जो सख्ती देखने को मिली थी, ऐसी सख्ती तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। आगरा के कप्तान एसएसपी बबलू कुमार भी लगातार मूवमेंट पर हैं और आप देख सकते हैं कि इस ऑटो को रोका गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो बाहर निकल रहे हैं और ज़रूरत पड़ रहा है तो चालान भी काटे जा रहे हैं। क्योंकि पूरी तरह से बाज़ार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चालू रखने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में शहर में थोड़ा मूवमेंट पहले के लॉकडाउन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये एक इनोवा गाड़ी है, इसको रोका गया है और जो भी वैलिड रीज़न रहा होगा उसको पूछने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी और ज़्यादा सख्ती बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा में रोज़ाना 1 दर्जन से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज़ आ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी अब 94 पहुंच गई है। और ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन के साथ साथ पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे और इस कोरोना की जो जंग हिंदुस्तान लड़ रहा है उसमें अपनी सहभागिता दिखाए। आगरा से चेतन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैये के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेठी जिले की एक महिला और उसकी बेटी ने शुक्रवार शाम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मुख्यमंत्री कार्यालय के गेट नंबर 3 के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महिलाओं का आरोप है कि 1 महीने से पुलिस अधिकारियों की चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी के मुताबिक अमेठी के जमाई की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपनी बेटी के साथ लोक भवन के बाहर अचानक अपने आप को आग लगा ली। इस दौरान मां 80% जल गई, जबकि उसकी बेटी 40% जल गई। मां की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि अमेठी में एक नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। FIR लिखवाने पर भी दबंगों ने थाने के बाहर और बाद में जमकर पिटाई की और ये भी धमकी दी कि एक्सीडेंट कर देंगे और उसमें नाम डलवा देंगे। सुनवाई न होने से नाराज मां बेटी शुक्रवार लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाना चाह रही थी। वहीं इस मसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि AIMIM के नेता कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहां था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये लोग कांग्रेस कार्यालय में जाकर और अनूप पटेल से मिली थी, जहां से उन्होंने एक मीडिया कर्मी को फोन भी किया था, लखनऊ के मीडिया कर्मी को। उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनसे बातचीत हुई थी और यह बताया कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर उसके उपरांत भी ये संपर्क में रही और अनूप पटेल ने भी बहुत क्लियरली इनको जो एविडेंस आ रहे हैं यह प्रेरित किया कि यह आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, आत्मदाह करे तो इनकी बात सुन ली जाएगी। हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं के बाद अब आत्महत्या लोगों ने करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से लोग निराश हो चुके हैं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाली निशान खड़ी करती है। और महिला अमेठी से आती हैं, जहां पर अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई का स्वांग रच रही थी। तो क्या माना जाए, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी या वीडियो गेम खेल रही थी? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। माहौल क्या है प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत पंचन स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत, पावर्ड बाय मगन रस, खाओ मगन रहू मगन। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती।
हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी-छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कुकर की सीटी बजे और ऐसा ना हो। प्रेस्टीज स्वच्छ है तो मुमकिन है। पेश है इंडिया का पहला स्वच्छ प्रेशर कुकर। जो स्वच्छता से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ में हल्की बारिश ने ही प्रशासन की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। यहां बारिश से मेरठ मंडल कमिश्नर के दफ्तर में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश से यहां पानी भर गया। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मेरठ में आज देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और यही वजह है कि उमस भरी गर्मी से यहाँ के लोगों को आज निजात मिली है। इस वक्त हम मेरठ कमिश्नरी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जल भराव की क्या स्थिति है। ऐसे में सवाल उठता है कि हल्की बारिश के बाद अगर सरकारी दफ्तरों के बाहर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो मेरठ के सरकारी दफ्तरों का क्या हाल होगा, इन तस्वीरों को देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जो मेरठ प्रशासन के दावे हैं कि वो बारिश को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है, तो वो दावे कितने खोखले हैं ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये तस्वीर है मेरठ कमिश्नर कार्यालय के बाहर की, जिसके बाहर आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न है और सुबह से ही जो यहाँ के कर्मचारी थे वो इस जल की निकासी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अथक होकर जब ये जल निकासी की समस्या नहीं खत्म हो पाई तो उसके बाद वो चले गए। और आप देख सकते हैं कि ये मेरठ कमिश्नर का कार्यालय है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है उसके आसपास भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जो संचारी रोग हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जो जल भराव से जो मच्छर उत्पन्न होते हैं उससे ये बीमारी फैलती है, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि जो संचारी रोग हैं उनको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है, जल भराव की समस्या को लेकर के कितना अलर्ट है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। और मेरठ प्रशासन की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिरकार जो संचारी रोग के लिए जो रोकथाम की बात कर रहा है प्रशासन और जो जल भराव की समस्या से निपटने की तैयारी की बात कर रहा है प्रशासन, ये तस्वीरें खुद ब खुद उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। वहीं सिद्धार्थनगर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का अभ्यास किया और लोगों को बचाव के लिए जानकारी दी कि बाढ़ से कैसे बचें। नेपाल से सटे जनपद होने के कारण यहां लगभग हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। नेपाल से पानी छोड़ने के कारण यहां की सभी नदियां काफी उफान पर आ जाती हैं, जिससे बाढ़ का कहर लोगों को झेलना पड़ता है। लिहाजा इस बार बाढ़ से निपटने के लिए जनपद में जिला प्रशासन की मांग पर एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम तैनात की गई है। टीम कमांडर निरीक्षक गोपी गुप्ता के नेतृत्व में ये तैनाती हुई है। एनडीआरएफ जिले के बाढ़ प्रभावित संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर क्षेत्र के लोगों में बाढ़ से बचाव के साथ साथ कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रही है। पीलीभीत में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए कुछ दिन पहले बाढ़ खंड ने कई गांवों में करोड़ों रुपए का पिंचिंग कार्य करवाया था, जो नाकाफी साबित हो रहा है और लगातार कटान होकर पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ से बचाव के सारे कामों की तैयारी कर ली गई है। आश्रय स्थल, गोताखोर, नाव का इंतजाम किया गया है। साथ ही जिला मुख्यालय पर बाढ़ कंट्रोल रूम की भी स्थापना कर ली गई है। प्रशासन के मुताबिक वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।